तो मैं आज आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ क्या, पीरियाडिक प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा। तो पीरियाडिक प्रॉपर्टी समझने से पहले पीरियाडिक प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है बेटा, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब आपको अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आप लोग को क्या जानना पड़ेगा कि पीरियाडिक प्रॉपर्टी मतलब ये सब कैसे वेरी करते हैं और ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करते हैं बेटा। तो सबसे पहला हेडिंग मैं क्या लेके चलूंगा बेटा, बेसिक से समझाऊंगा। स्लाइटर रूल मतलब इफेक्ट इन क्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट। एंड पीरियाडिक प्रॉपर्टी समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा क्या क्या, इफेक्ट इन क्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। और पीरियाडिसिटी होता क्यों है बेटा, मतलब क्यों एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट करते हैं, एक सर्टेन रेगुलर इंटरवल पे ही क्यों रिपीट करते हैं, इसका रीजन क्या है बेटा। इसका रीजन यह है बेटा, ड्यू टू सिमिलर बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब एक फिक्स इंटरवल के बाद सेम बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलता है, इसलिए एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट करते हैं एक फिक्स इंटरवल पे। जैसे मैजिक नंबर आप लोग को बता दिया था ना पहले, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, 50, ठीक है, ये सब क्या है, मैजिक नंबर है। तो इतने के बाद एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट करती है। क्यों रिपीट करती है बेटा, क्योंकि सेम बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। तो चलिए आप लोग को पढ़ाते हैं पीरियाडिक प्रॉपर्टी, ठीक है, पीरियाडिक प्रॉपर्टी। पीरियाडिक प्रॉपर्टी किसे बोलते हैं बेटा, पीरियाडिक मतलब क्या होता है, आप लोग पीरियाडिक मोशन पढ़ते हैं फिजिक्स में, उसी से रिलेशन है। पीरियाडिक मतलब बेटा एक फिक्स इंटरवल के बाद अपने मोशन को रिपीट करना। जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है ना, जैसे देखिए घड़ी हो गया, इसमें पेंडुलम लगा होता है ना, ये फिक्स इंटरवल के बाद ऐसे ऐसे मूव करता रहता है। या हमारे डे नाइट हो रहा है ना बेटा, ये 24 आवर में एक बार दिन एक बार रात हो जाता है बेटा, मतलब 12 आवर का दिन और 12 आवर का रात, 12 आवर डे 12 आवर नाइट, ये क्या है, पीरियाडिक मोशन है। और हमारा मून देखिए एक बार धीरे धीरे बढ़ता है फिर धीरे धीरे घटता है, वो भी क्या है, पीरियाडिक मोशन है। और हमारा सनराइज देखिए डेली सुबह किधर होता है, ईस्ट में, और शाम को वेस्ट में। ऐसा नहीं है कि ये अपना मोशन को चेंज कर देता है, ये सुबह ईस्ट में और शाम को वेस्ट में रहता ही रहता है। ये क्या है, पीरियाडिक मोशन। पीरियाडिक मतलब बेटा मतलब किसी मोशन को रिपीट करना या किसी प्रोसेस को रिपीट करना होता है, ठीक है। चलिए, तो ऐसे ही एलिमेंट में भी क्या हुआ, एक फिक्स इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी रिपीट किया तो उसे क्या बोल दिया गया, पीरियाडिक प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए, व्हेन एलिमेंट आर अरेंज इन, क्या हुआ, जब एलिमेंट को अरेंज किया गया तो फिक्स इंटरवल के बाद इनकी प्रॉपर्टी रिपीट की गई, तो इसे क्या बोला गया कि ये क्या है, पीरियाडिक है। और क्यों है बेटा, ड्यू टू सिमिलर बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये क्यों हुआ बेटा, ड्यू टू सिमिलर बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको नोट करिएगा बेटा। पीरियाडिसिटी क्यों हो रही है बेटा, ड्यू टू सिमिलर बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देयरफॉर property of element depend upon बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। किस पे डिपेंड करता है बेटा, बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दैट मीन्स property of elements depend on balance cell electronic configuration, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ये है बेटा मेन पॉइंट, किस पे डिपेंड करेगा बेटा, बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, ठीक है। चलिए, यहाँ तक हो गया। चलिए, अब हम कैसे समझेंगे, ठीक है। सो
प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट कैन बी अंडरस्टैंड, मतलब अब प्रॉपर्टी को एलिमेंट की प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, दो हेडिंग है या दो मेन पॉइंट है, क्या क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, चलिए उस पे आ जाते हैं। ठीक, किस पे डिपेंड करेगा प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, शील्डिंग इफेक्ट एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, चलिए so yeah therefore property of element can be clearly understand with the help of two main point। वो क्या क्या है बेटा, टू मेन पॉइंट, फर्स्ट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको शॉर्ट में मैं लिखूंगा बेटा ENC, इसको शॉर्ट में मैं लिखूंगा ENC। ठीक है, और क्या है दूसरा, शील्डिंग, यस शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसको शो करते हैं बेटा सिग्मा स्टार से, अरे सिग्मा से, और इसको शो करते हैं बेटा जेड स्टार से, किससे, जेड स्टार, कैपिटल जेड और स्टार। अब बेटा इन दो मेन हेडिंग का सबसे बड़ा कमाल रहेगा, ये पूरे केमिकल बॉन्डिंग में यूज होंगे। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक रेडियस डिसाइड करने में, केटायन का, एनायन का, आयनाइजेशन एनर्जी, सभी जगह अगर ये आप लोग को क्लियरली आ गया तो आप लोग सब कुछ आसानी से समझ सकते हैं। पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका यूज रहेगा बेटा। क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अब क्या है बेटा, हेडिंग नंबर 1 इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, effective nuclear charge is the charge of nucleus is the charge or force of attraction of nucleus, force of attraction of nucleus, force of attraction of nucleus on valence shell electron. Force, effective nuclear charge is the charge or force of attraction of nucleus on valence shell electron, on valence shell electron।
कहाँ पे, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पे। ये चार्ज है या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पे बेटा। इसको डेनोट किससे करते हैं बेटा, ये तो बता ही दिया है, किससे डेनोट करते हैं, जेड स्टार से बेटा। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 क्या था बेटा, पॉइंट नंबर 2 शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसको किससे शो करते हैं बेटा, सिग्मा से। ठीक है, ये क्या है बेटा, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये क्या है, न्यूक्लियस के द्वारा वैलेंस सेल पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जस्ट क्या है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करता है। जैसे क्या है, मेरे बीच जैसे ये वाल है ना, तो मेरा अगर उस साइड वाल के हो कोई, तो ये वाल क्या करेगा, बाउंड्री का काम करेगा कि नहीं, आवाज रोकने का काम करेगा कि नहीं। या यही है, इसके पीछे कोई है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो इसके पीछे ये वाल का काम करेगा कि नहीं, मतलब बाउंड्री का काम करेगा। जैसे यहाँ पे आवाज रुक के इधर चला जाएगा और उधर वाला आदमी अच्छे से सुन नहीं पाएगा, अच्छे से आवाज को सुन नहीं पाएगा, हेयर नहीं कर पाएगा। अब उसी तरीके से ये तो क्या है, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है ना, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पे। लेकिन उसके अंदर भी तो न्यूक्लियस और वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच भी तो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कम करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कम करते हैं। तो कितना कम हो रहा है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, शील्डिंग इफेक्ट। तो क्या बोलेंगे बेटा, द डिक्रीज इन force of attraction, the decrease in force of attraction force operated by the decrease in attraction force operated by nucleus on valence cell electron। ठीक है ना, कि वैलेंस न्यूक्लियस के द्वारा वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पे जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया जा रहा था उसमें जितनी कमी हो रही है उसी के क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। द डिक्रीज इन operated by nucleus on valence cell, the decrease in attraction force operated by nucleus on valence cell electron due to presence of electron between nucleus and valence cell electron is known as shielding effect। शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है बेटा। द डिक्रीज इन अट्रैक्शन फोर्स ऑपरेटेड बाय न्यूक्लियस ऑन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट।
ठीक है, ये शील्डिंग इफेक्ट डाला बोला जाता है बेटा। इसको किससे शो करते हैं तो बता दिया बेटा, सिग्मा स्टार से। अब बताइए, ये हो गया बेटा। अब हम आपको बताएंगे कि जेड स्टार और जेड और सिग्मा में क्या रिलेशन है। जेड स्टार जेड और सिग्मा में क्या रिलेशन है बेटा, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग इफेक्ट और एटॉमिक नंबर में क्या रिलेशन है। ठीक है, चलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जेड स्टार और सिग्मा में क्या रिलेशन है। चलिए बेटा, ठीक है, तो मैं क्या बताने जा रहा था बेटा, रिलेशन बिटवीन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक नंबर एंड शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। चलिए ठीक है ना, तो जेड स्टार इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। क्या होता है बेटा, जेड स्टार इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। ये क्या है बेटा, रिलेशन बिटवीन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक नंबर और क्या है, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। यही यूज होगा बेटा स्लैटर रूल में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है बेटा, जेड स्टार क्या है, जेड स्टार क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और जेड क्या है बेटा, ये तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जिस एलिमेंट का हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, और सिग्मा क्या है बेटा, ये आप लोग कैलकुलेट करेंगे स्लैटर रूल से, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट ये है बेटा, जेड स्टार इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। अब यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर हो गया। अब कुछ फैक्टर्स है बेटा जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और सिग्मा को इफेक्ट करते हैं, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और सिग्मा कैसे वेरी करता है। तो फैक्टर अफेक्टिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट, ये हो गया बेटा। चलिए, फैक्टर अफेक्टिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट। फैक्टर अफेक्टिंग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट। चलिए, फैक्टर अफेक्टिंग शील्डिंग इफेक्ट and effective nuclear charge। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, फैक्टर अफेक्टिंग शील्डिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट कैसे वेरी करेगा। तो इसमें हेडिंग नंबर 1 है बेटा नेचर ऑफ शेल। क्या बेटा, नेचर ऑफ शेल कैसे डिपेंड करेगा इस पे, नेचर ऑफ सेल इस पे कैसे डिपेंड करेगा बेटा, नेचर ऑफ सेल। सेल का नेचर जानते हैं बेटा, सेल कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। सेल क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये न्यूक्लियस है बेटा, ये आपका न्यूक्लियस है, ये हो गया सेल, ये हो गया सेल। ठीक है,
ये न्यूक्लियस हो गया और ये क्या हो गया, सेल, ठीक है, ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेल है बेटा, तो इसे क्या बोलेंगे, के, ये क्या है, एल, ये क्या है, एम, ये क्या है, एन, ये तो आप लोग जानते ही हैं, के एल एम एन। देखिए इसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से कितना बेटा, इतना, इसका डिस्टेंस कितना है, इतना, फिर इसका डिस्टेंस और ज़्यादा, इसका डिस्टेंस और ज़्यादा। तो जैसे जैसे सेल का नंबर बढ़ रहा है उससे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है कि नहीं बेटा, जैसे जैसे सेल का डिस्टेंस बढ़ रहा है मतलब सेल के एल एम एन की तरफ बढ़ रहे हैं, डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ता जा रहा है कि नहीं, तो डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब मान लीजिए ये वैलेंस सेल था तो न्यूक्लियस के पास था, इसके बीच कोई बाधा नहीं था, लेकिन जैसे ही इसमें आए उसके बीच में के सेल है कि नहीं, मतलब ये क्या करेगा, शील्डिंग का काम करेगा कि नहीं, और दूर जाएंगे तो ये और ये दोनों शील्डिंग का काम करेगा कि नहीं, और दूर जाएंगे तो 1 2 3 तीनों सेल शील्डिंग का काम करेगा कि नहीं, बीच में अगर यहाँ से यहाँ है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इस पे हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना है। तो ये तीनों शील्ड का काम करेगा कि नहीं, ठीक है, अवरोध का काम करेगा कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो जैसे जैसे हमारा डिस्टेंस बढ़ेगा हमारा क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा बेटा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, शील्डिंग बढ़ेगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, घटेगा। तो क्या होगा बेटा, स्टेटमेंट, ग्रेटर द नंबर ऑफ cell, greater the number of cell, greater will be shielding effect, greater will be shielding effect and smaller will be effective न्यूक्लियर चार्ज। और एक आप लोग न्यूटन कूलम्ब्स लॉ पढ़े हैं, कूलम्ब्स लॉ फिजिक्स में, वहाँ पे आप लोग पढ़ते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, चार्ज के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला F = K/Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो वहाँ से अगर हम चार्ज को न लें, क्या ले लें, सिर्फ डिस्टेंस, तो अब क्या है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है बेटा, एक तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही बताया था ना डिफिनेशन में, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द चार्ज और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ये आर स्क्वायर क्या होगा, बढ़ता जाएगा, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, घटता जाएगा। तो ये याद कर लीजिएगा बेटा कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता जाएगा और शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, बढ़ता जाएगा, मतलब अवरोध बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये है बेटा स्टेटमेंट नंबर 1, मतलब नेचर ऑफ सेल। अब क्या है बेटा, नेचर ऑफ सबसेल, क्या है, नेचर ऑफ सबसेल, पॉइंट नंबर 2, इसको लिख लीजिए, उसके बाद मैं मिटाता हूँ, नेचर ऑफ सबसेल। चलिए,
क्या बेटा, नेचर ऑफ सबसेल। हेडिंग नंबर 2 है बेटा, नेचर ऑफ सबसेल। सबसेल का नाम सुने बेटा? सबसेल आप लोग को मैं जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ाया था तभी बताया था। कौन कौन से सबसेल हैं? एस, पी, डी, एफ, जी, एच, आई। ठीक है ना, हमें जरूरत है सिर्फ एफ तक बेटा, उसके आगे जरूरत नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है एडवांस वाला, नहीं तो कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है। हमें किसकी जरूरत है? एस, पी, डी, एफ, एस, पी, डी, एफ। चलिए, सबका शेप पता बेटा? चलिए शेप बता देता हूं मैं, थोड़ा सा रफ आइडिया। एस का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल। पी का शेप कैसा होता है बेटा? डंबल शेप। डी का शेप, पी का डंबल, और डी का कैसा होता है बेटा? डबल डंबल। ऐसा ये होता है बेटा डी का। और एफ का क्या होता है बेटा? जरूरत ही नहीं होता। एफ का भी क्या होता है? ऐसे ही ट्रिपल डंबल ऐसे कुछ होता है, उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए, तो एस, पी, डी और एफ होता है। ठीक है ना, एस, पी, डी, एफ। ठीक है, तो एस क्या है बेटा? स्फेरिकल। पी क्या है बेटा? डंबल। डी क्या है बेटा? डबल डंबल। और एफ है। ठीक है ना। चलिए, तो अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियस बना दूं तो कौन इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नज़दीक रहेगा न्यूक्लियस के बेटा? यस वाला रहेगा ना। ये सभी जगह से क्या होगा? डिस्टेंस बराबर। लेकिन पी वाले में अगर यहाँ न्यूक्लियस रहेगा तो देखिए कुछ समय डिस्टेंस बढ़ रहा है, फिर घटना शुरू हुआ, फिर बढ़ रहा है, फिर घटना शुरू हुआ। तो सबसे नज़दीक इलेक्ट्रॉन कौन रहेगा बेटा? यस वाला रहेगा ना। यही फैक्टर अफेक्ट करेगा नेचर ऑफ सबसेल का। पॉइंट नंबर 2 क्या है बेटा? नेचर ऑफ सबसेल। नेचर ऑफ सबसेल ये कैसे इफेक्ट करेगा बेटा? ठीक है, क्या करेंगे बेटा? यस क्या है? स्फेरिकल शेप में है ना बेटा, तो यस ऑर्बिटल का न्यूक्लियस के पास पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगा। क्या होगा? यस ऑर्बिटल का न्यूक्लियस के पास पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा। अगर इसका न्यूक्लियस के पास पाया जाएगा तो बेटा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो मतलब उसका क्या होगा? अट्रैक्शन न्यूक्लियस के द्वारा सबसे ज़्यादा, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसका सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये होगा बेटा। चलिए स्टेटमेंट लिखिए। ड्यू टू स्फेरिकल शेप ड्यू टू स्फेरिकल शेप यस सबसेल the probability of finding electron near the nucleus near the nucleus near the nucleus more near the nucleus more as compared to p orbital as compared to p
ऑर्बिटल सो s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इज मोर अट्रैक्टेड by the nuclei, by the nucleus या न्यूक्लियाई को कुछ भी बोल दीजिए, न्यूक्लियस, ठीक है ना, by the nucleus, ठीक है ना, और attracted by the nucleus and more nucleus and s orbital have more penetration power, ठीक है बेटा, पेनिट्रेशन पावर। ये आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ रहे थे तो वहाँ पे आपने देखा था कि यस ऑर्बिटल क्या होता है, डी को पेनिट्रेट करके अंदर चला जाता है। यही यहाँ से एक्सप्लेन होता है बेटा क्यों अंदर जाता है, क्योंकि यह सबसेल क्या होता है, स्फेरिकल शेप में होता है, तो ये क्या करता है, पेनिट्रेट करके क्या करता है, स्फेरिकल शेप, तो इलेक्ट्रॉन नियर होता है न्यूक्लियस के, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यस सबसेल पे सबसे ज़्यादा, तो उसको अट्रैक्ट कर लेता है न्यूक्लियस अंदर की तरफ फोर्स ज़्यादा लगा के, और क्या करता है वो सबसेल को पेनिट्रेट करके अंदर चला जाता है। इसी कारण यस का पेनिट्रेशन पावर क्या होता है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो स्फेरिकल शेप होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन यस सबसेल मोर, ठीक है, यह है बेटा। अब देखिए कुछ पेनिट्रेशन पावर हम आपको दिखाते हैं सबसेल के, जब क्या हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम हो, तो मान लीजिए क्या है, पेनिट्रेशन पावर मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, पेनिट्रेशन पावर ऑफ डिफरेंट सबसेल, पेनिट्रेशन पावर, ठीक है, अगर ऐसे हो NS NP ND और NF ये हो बेटा, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा बेटा, इसका और इसका, सबसे ज़्यादा किसका होगा, N का, NS का, फिर NP का, फिर ND का, फिर NF का, और उसके बाद बेटा शिल्डिंग इफेक्ट भी इसी का सबसे ज़्यादा होगा। क्यों होगा सबसे ज़्यादा बेटा, अब देखिए इस पे पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा है ना, तो ये पेनिट्रेट करके अंदर आ जाएगा, अंदर आएगा तो क्या करेगा, बाउंड्री का काम करेगा कि नहीं, अवरोध का काम करेगा कि नहीं, तो इसका शिल्डिंग इफेक्ट भी सबसे ज़्यादा होता है, शिल्डिंग इफेक्ट, NS NP ND और NF, ये होता है बेटा ऑर्डर शिल्डिंग इफेक्ट का, ठीक है। चलिए इतना लिख लीजिए, फिर इसके बाद नोट कराते हैं, कुछ स्पेशल नोट्स हैं इसमें, ठीक है। चलिए हो गया, चलिए मिटाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट है बेटा नोट्स लिखाना है। शिल्डिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, ये यूज होगा बेटा स्लैटर रूल में। शिल्डिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन सेल, प्रेजेंट इन शिल्डिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन NS सेल, ठीक है। शिल्डिंग पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन N सेल इज मोर इफेक्टिव शील्ड बाय इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन N-1 सेल। N-1 में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा उसके कारण ज़्यादा
क्या होगा, शील्डिंग इफेक्ट शो किया जाएगा कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन सेल। मतलब बैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो कम इफेक्टिव शील्ड करेंगे, मतलब कम स्क्रीनिंग इफेक्ट शो करेंगे कंपेयर टू क्या, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 सेल। क्यों, ये आप लोग को स्लैटर रूल से भी देखने को मिल जाएगा। स्लैटर रूल बोलता है कि जिस सेल में आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उसके कारण शील्डिंग इफेक्ट कितना आता है 0.35 और n-1 के कारण कितना आता है 0.85। ये किसके लिए है, जब इलेक्ट्रॉन s और p सब सेल में हो तब। तो इससे ही पता चल रहा है कि बेटा कि जिसमें है उसके कारण 0.35, लेकिन जिसमें इलेक्ट्रॉन n-1 वाला है वो कितना इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट शो कर रहा है 0.85 का। तो यहाँ से भी क्लियर हो जाता है बेटा कि ये नोट नंबर 1 है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n सेल इज मोर इफेक्टिव शील्ड बाय इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 सेल। ये नोट नंबर 1 है। नोट नंबर 1, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन NS cell is more effective shielded by electron present in n-1 S सेल, n सेल या ns सेल, n सेल लिखिए और यहाँ पे n-1 सेल। ठीक है, ये है बेटा। क्यों, यहाँ से भी क्लियर है। स्लैटर रूल भी बोलता है क्या कि इलेक्ट्रॉन जो n सेल में प्रेजेंट है उसके कारण शील्डिंग इफेक्ट उसको छोड़ दिया जाता है 0.35 और n-1 सेल में जो है उसके कारण 0.85 है बेटा। ठीक है, अब नोट नंबर 2 बेटा, नोट नंबर 2 क्या बोलता है बेटा, नोट नंबर 2 बोलता है कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे, ठीक है, डी ब्लॉक का क्या था, जैसे स्कैंडियम टाइटेनियम का लिख रहे थे तो 3D 4s के बाद भरा जा रहा था। 3D, ठीक है ना, 3D आता है अंदर, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, लेकिन पहले 4s भर दिया जाता है उसके बाद 3D भरा जाता है। क्यों, ड्यू टू पेनिट्रेशन ऑफ s सब सेल। ठीक है ना, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिलिंग ऑफ 4s ऑर्बिटल बिगिन बिफोर 3D बिकॉज ड्यू टू पेनिट्रेशन ऑफ 3D ऑर्बिटल बाई 4s ऑर्बिटल। फिलिंग ऑफ फोरियस सबसेल start before 3D सबसेल completely filled due to penetration of 4s सबसेल। फोरियस सबसेल, ये हो गया बेटा पॉइंट नंबर 2। अब देखिए पेनिट्रेशन पावर कैसे कैसे बढ़ता है बेटा, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल का नंबर बढ़ेगा, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, पेनिट्रेशन पावर बढ़ता जाएगा बेटा। 4s किसको पेनिट्रेट कर रहा है, 4s पेनिट्रेट किसको, 3D को। अब देखिए 5s किसको किसको पेनिट्रेट करेगा,
5s पेनिट्रेट किसको किसको बेटा 4d एंड 4f 4d एंड 4f। और देखिए बेटा 6s किसको किसको पेनिट्रेट करेगा बेटा 6s किसको किसको पेनिट्रेट करेगा बेटा किसको किसको 4d 4f पहले 4f और 5d और किसको किसको 5f को पेनिट्रेट करेगा बेटा 4f 5d एंड 5f। यह है बेटा पेनिट्रेशन पावर। जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ेगा पेनिट्रेशन पावर बढ़ता जाएगा। ये है बेटा, यहाँ तक आप लोग का खत्म हो गया। अब एक क्वेश्चन लिख लीजिए, हाउ मेनी सबसेल प्रेजेंट इन फोर्थ सेल, हाउ मेनी सबसेल प्रेजेंट इन फोर्थ सेल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हाउ मेनी सबसेल प्रेजेंट इन फोर्थ सेल, यह है। और दूसरा क्वेश्चन है बेटा, ये एडवांस का क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट इन सब सेल इफ m इक्वल टू प्लस हाफ एंड n इक्वल टू 4। m इक्वल टू कितना दिया बेटा, m इक्वल टू प्लस हाफ एंड m इक्वल टू प्लस हाफ एंड n इक्वल टू 4। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, m इक्वल टू प्लस हाफ और n इक्वल टू 4 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। और पहला क्वेश्चन था बेटा, हाउ मेनी सब सेल प्रेजेंट इन फोर्थ सेल। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारा टॉपिक नेक्स्ट क्लास में शुरू होगा बेटा, स्लैटर रूल। क्या शुरू होगा, स्लैटर रूल। ठीक है, चलिए ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।